Very good afternoon to all of you. आज गुड आफ्टरनून क्लास, गुड आफ्टरनून। आज साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन की क्लास में दिलीप हम सभी के सामने क्रिएटिविटी टॉपिक पर अपना प्रेजेंटेशन देंगे। दिलीप, आप रेडी हो? जी मैम जी, आप स्टार्ट कर सकते हो। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन पेपर में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ जो हम लोग अध्यापन करेंगे, क्रिएटिविटी अर्थात सृजनात्मकता। तो आइए शुरुआत करते हैं। जी, सर्वप्रथम विषय सूची देख लेते हैं कि जिस कंटेंट को, जिस टॉपिक को का अध्यापन करेंगे उसकी विषय सूची क्या है। सर्वप्रथम सृजनात्मकता का अर्थ, तत्पश्चात सृजनात्मकता की परिभाषाएं, सृजनात्मकता के तत्व, सृजनात्मकता की विशेषताएं, सृजनात्मक बालकों की विशेषताएं, सृजनात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक, सृजनात्मकता को पोषित करने के सुझाव एवं सृजनात्मक चिंतन की अवस्थाएं। तो इन बिंदुओं के माध्यम से हम क्रिएटिविटी अर्थात सृजनात्मकता को समझने और समझाने का प्रयास करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सृजनात्मकता का अर्थ सर्वप्रथम देख लेंगे कि सृजनात्मकता शब्द अंग्रेजी शब्द क्रिएटिविटी का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ है किसी वस्तु या विचार का अस्तित्व में आना। अर्थात सृजनात्मकता किसी वस्तु, विचार, कला, साहित्य से संबंध किसी समस्या का समाधान निकालने आदि के क्षेत्र में कुछ नया रचने करने की प्रक्रिया से है। अर्थात दूसरे शब्दों में इसका विश्लेषण करें कि सृजनात्मकता तो किसी वस्तु या विचार का अस्तित्व में आना। अस्तित्व में आने का तात्पर्य है कि अस्तित्व में वस्तु जब भी आती है जब उस प्रस्तुत वस्तु में उपयोगिता का निर्माण हो या उपयोगिता हो, तब वह अस्तित्व में आती है हमारे दैनिक जीवन में। और दूसरा है कि सृजनात्मकता किसी वस्तु, अर्थात जब हमारे जीवन में किसी वस्तु विशेष का जिसका हम दैनिक जीवन में उपभोग करते हैं, तो सृजनात्मकता अगर है उसमें गुणवत्ता है, कुछ ऐसी वस्तु है जिससे कैसी क्वालिटी है उस वस्तु में जिसको हम ग्रहण करें। विचार अर्थात किसी तथ्य पर अगर किसी अध्यापक द्वारा कुछ विचार किया गया तो छात्र समूह द्वारा उस पर अपने अपने विचार, अपनी विचार अभिव्यक्त की जाती है। तो निश्चित ही है कि जब एक विचार को छात्रों के समक्ष रखा जाएगा तो जो उसके प्रत्युत्तर में छात्रों के विचार होंगे उसमें कुछ नवीनता, कुछ मौलिकता होगी। तो वही विचार और कला, तो कला जो होती है हमारे दैनिक जीवन में, शिल्प कला आदि जो कलाएं होती हैं उनमें जो गुणात्मकता होती है उसी के आधार पर हम सृजनात्मकता तो ग्रहण करते हैं। फिर है साहित्य, अर्थात जो कवि परंपरा द्वारा साहित्य का सृजन किया जाता है, रचना की जाती है, तो उस साहित्य से जो जनमानस प्रभावित होता है तो उसमें कहीं ना कहीं सृजनात्मकता का गुण विद्यमान होता है। इसीलिए साहित्य संबंधित किसी समस्या का समाधान निकालने आदि के क्षेत्र में कुछ नया रचने की करने की प्रक्रिया से है। तो अगली जो बिंदु उसको देखते हैं। अब देखते हैं सृजनात्मकता की परिभाषाएं क्रो एवं क्रो के अनुसार। समाजशास्त्री जो वैज्ञानिक थे क्रो एंड क्रो के अनुसार कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, दूसरे विचारक जिन्होंने सृजनात्मकता को परिभाषित किया कि प्रोफेसर एस.के. दुबे के शब्दों में कि सृजनात्मक चिंतन का आशय उन कार्यों से है जिनके माध्यम से नवीन विचारों, वस्तुओं एवं व्यवस्थाओं का सृजन संभव होता है।
यानी कि परिभाषाओं के विश्लेषण से हमको यह बोधित होता है, ज्ञान होता है विश्लेषण करने के पश्चात कि प्रथम परिभाषा में कहा गया कि मौलिक परिणामों की अभिव्यक्ति, और द्वितीय परिभाषा में कहा है कि जिनमें नवीन विचारों का, तो कहीं ना कहीं शब्दों का हेरा फेर है, लेकिन कहने का तात्पर्य एक ही है कि ऐसे कार्य, ऐसी वस्तुएं, ऐसी सेवाएं जिनमें कुछ मौलिकता हो, नवीनता हो, नवाचार हो, उनके आधार पर उसको सृजनात्मकता शब्द से बोधित किया जा सकता है। तो अन्य जो बिंदु है उसको देखते हैं कि सृजनात्मकता के तत्व की जो सृजनात्मकता है उसके मूलभूत तत्व क्या है, उसके आधारभूत तत्व क्या है। तो सर्वप्रथम देखते हैं प्रवाह, मौलिकता, विविधता और विस्तार। तो प्रवाह को संदर्भित करते हुए कहते हैं कि जब मान लीजिए किसी टॉपिक को अध्ययन करते समय एक टीचर द्वारा, एक अध्यापक कक्षा कक्ष में प्रवाह पूर्ण उसका यानी कि शब्दार्थ, शब्द और अर्थ का क्या संबंध है, उसकी एक लय अर्थात प्रवाह का द्वितीय शब्द अगर अर्थ लिया जाएगा तो उसका किस लय में उसका प्रवाह यानी कि प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है, शब्दों अर्थों का क्या मंजुल समन्वय है, क्या उसमें सह अस्तित्व की भावना है, ऐसा भाव की प्रवाह प्रवाह के आधार पर। और द्वितीय जो उसका महत्वपूर्ण तत्व है वह है मौलिकता, कि जो प्रस्तुत वस्तु, सेवा या घटना या विचार हमारे समक्ष आया है उसमें, उस तत्व में, उस वस्तु में, उस घटना में या विचार में क्या मौलिकता है, कि जिस, क्योंकि मौलिकता होगी तभी हम उसको अपने जीवन में उतार सकेंगे, और मौलिकता होगी तभी उस घटना, उस वस्तु, उस कार्यकलाप से हम प्रभावित होंगे। तो उसमें किस प्रकार की मौलिकता है या यानी कि सृजनात्मक होना जरूरी है। मौलिकता मूल तत्व जिसके आधार पर हम सृजनात्मकता को एक मजबूत आधार प्रदान होता है। विविधता, विविधता अर्थात विविधता का तात्पर्य है कि अन्यों से, अन्य अन्य वस्तुओं, अन्य सेवाओं, अन्य विचार से जो भिन्न है, लीक से हटकर किया गया कार्य, वह विविधता कहलाता है। तो निश्चित यह है कि एक प्रवाह होगा और मौलिकता होगी, और निश्चित यह है कि जिसमें मौलिकता होगी वह विविधता को धारण ही करता है, अर्थात जो मौलिक होता है वह अन्यों से भिन्न होता है। और अगला बिंदु जो अंतिम बिंदु चौथा है वह है विस्तार, अर्थात विस्तार कि प्रस्तुत वस्तु या विचार का जो प्रस्तुतिकरण किया गया है वह उसका कितना दायरा है, कितना क्षेत्र है। उदाहरण के स्वरूप में देखा जा सकता है कि जैसे कहा जाए कि मान लीजिए बल्ब का आविष्कार हुआ किसी देश में या अमेरिका में, तो जब वहां पर बल्ब का, विद्युत बल्ब का आविष्कार हुआ तो उसका मानव जीवन में उपयोगिता के आधार पर बल्ब का आविष्कार हुआ दूसरी जगह, और उपयोगिता है उसमें, तो इसलिए भारत या अन्य कंट्रियों में उसकी उपयोगिता को देखते हो, उसकी मौलिकता को देखते हो, उसके विविधता को देखते हो कि अन्यों से भिन्न है या उसमें नयापन कुछ है, तो दैनिक जीवन में जो यानी कि इनका उपयोग किया जाता है, जो सृजनात्मक वस्तुएं होती हैं, तो वह विस्तार कहलाता है कि एक ही वस्तु जो सृजनात्मक वस्तु हो वह उसकी, उसका कोई बाउंडेशन, कोई सीमा नहीं है, बल्कि व्यापकत्व को धारण करते हुए हमारे सामाजिक जीवन में यानी कि उसका उपयोग किया जाता है। अब सृजनात्मकता की विशेषताएं, जो किसको हम सृजनात्मकता कहेंगे इसकी विशेषताओं के संदर्भ में पहला बिंदु है सृजनात्मकता में यानी सृजनशीलता में उच्च बौद्धिक योग्यता होती है। यानी कि सामान्यतया देखा गया है कि सामान्य व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति समूह में या छात्र समूह में देखा जाता है कि लोग किस किस मानसिक स्तर के होते हैं। तो जो सृजनात्मकता का मेन पॉइंट है, मेन गुण है, मेन विशेषता है, वह यह है कि उसमें उच्च बौद्धिक स्तर यानी योग्यता होती है। क्योंकि सामान्य जो आदमी है वह अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यानी कि रोटी कपड़ा मकान के संदर्भ में ही तरह तरह के क्रियाकलाप करता है। और जो सृजनशील है, सृजनशीलता है वह उच्च मानसिक स्तर का है कि उच्च मानसिक स्तर का तात्पर्य है कि जब कोई घटना घटती है तो उस पर उच्च मानसिक स्तर के जो व्यक्ति बालक होते हैं उस घटना के संदर्भ में तर्कपूर्ण शैली से सोचते हैं कि यह घटना क्यों घटी, इसका कारण क्या हो सकता है, तब एक उपयुक्त रिजल्ट जो उसका परिणाम निकलता है वह उच्च बौद्धिक स्तर का परिणाम होता है। को सृजनशीलता में
उच्च बौद्धिक योग्यता होती है। अगला बिंदु है सृजनशीलता में मौलिकता का गुण होता है। जैसा कि पहले भी उपरोक्त बिंदुओं में वर्णित किया गया कि सृजनशीलता में मौलिकता का गुण होता है, अर्थात लकीर के, दूसरे शब्दों में कहा जाए कि लकीर के फकीर ना बने रहना का तात्पर्य है कि मौलिकता का गुण होता है। लीक से हटकर, किसी लीक से, दूसरे के विचारों से हटकर किया गया कार्य, किया गया भावाभिव्यक्ति, नई वस्तु का निर्माण या किसी परंपरागत वस्तु में अपने विचारों को, अपने मौलिक वस्तु को जोड़ देना की मौलिकता आ जाए, तो सृजनशीलता में मौलिकता का गुण होता है, अर्थात उसमें नयापन, नवाचार होता है। अगला बिंदु है सृजनशीलता के अनेक क्षेत्र होते हैं। सृजनशीलता आज तक जो मानव जीवन का विकास हुआ है आदिम समाज से, वह कहीं ना कहीं सृजनशीलता का ही परिणाम है। चाहे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, जो मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्र हैं, कलात्मक, आध्यात्मिक आदि, तो सृजनशीलता का परिणाम ही है कि आदिम समाज से आज तक जो यानी कि हम विकसित हुए हैं, वो सृजनशीलता का परिणाम है। मैंने एक बार मुंबई संग्रहालय में, यानी कि जितनी भारत में घटित घटनाएं हैं ऐतिहासिक या इतिहास में उल्लिखित, तो वहां पर एक म्यूजियम में देखा कि जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड है, 1857 की क्रांति है, तो वहां पर उस जैसे इतिहास पुस्तक में हम चित्र देख लेते हैं, तैल चित्रों को देख लेते हैं या शब्दों में उस घटना के बारे में पढ़ लेते हैं, तो जो म्यूजियम होता है उसमें उस जैसे जैसे घटना घटी होती, जैसे जैसे लिखा होता है, उसको हम सचित्र वहां पर देख सकते हैं एकदम। जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो बाग में जैसे जैसे लिखा गया कि दो दरवाजे थे, एक दरवाजा था या कुआं थी, वहां ऐसे पुलिसकर्मी लगे थे, ऐसी घटनाएं घटी, तो वहां मैंने म्यूजियम में देखा कि जैसे जैसे हम पुस्तकों में वर्णित पढ़ते हैं, वैसे वैसे वहां पर सचित्र उसको बनाया गया था कि आप उस सृजनात्मकता को देखकर कहीं कहीं वो जो कला कौशल है जो, तो उसमें सृजनशीलता है, क्योंकि हमको वो कलाशीलता अपनी ओर आकर्षित करती है, हम उसमें डूब जाएंगे कि ऐसा लगता है कि जैसे हम 1857 में ही जी रहे हों, यानी कि ऐसी उसमें सृजनशीलता का विकास किया गया। वैसे ही बाग, वैसे ही चिड़िया, वैसे ही लोग, वैसे ही, तो सचित्र वर्णन, यथार्थ चित्रण, सजीवता का जिसमें समावेश किया गया हो, वो है यानी सृजनशीलता के अनेक क्षेत्र होते हैं। तो वहां पर शिल्पकला का एक विशेष नमूना था, चित्रकला और शिल्पकला का संयुक्त रूप। अगला जो बिंदु है शिक्षण प्रशिक्षण द्वारा इसको विकसित किया जाता है। जो सृजनशीलता है, सृजनात्मकता को शिक्षण एवं प्रशिक्षण द्वारा विकसित किया जाता है। विभिन्न, अगर शिक्षा क्षेत्र में देखा जाए तो जो यानी कि कोई शिक्षक बनना चाहता है तो बीटीसी, बीएड, एमएड आदि जो कोर्स कराए जाते हैं एक शिक्षक बनने के संदर्भ में कराए जाते हैं, तो उनको उपयुक्त प्रशिक्षण दिया जाता है। समाज का बालक जो होता है समाज का अभिन्न होता है, तो जब वह शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया में आता है तो उसको एक विशेष यानी कि मापदंडों द्वारा उसको प्रशिक्षण दिया जाता है। और प्रशिक्षण इसलिए दिया जाता है क्योंकि व्यक्ति के अंदर उस जो शिक्षक बनने के लिए तत्पर हो, उसके अंदर कौशलात्मक विकास किया जाए, और उससे यह इच्छा की जाती है, यह हार्दिक कामना की जाती है कि जब वह शिक्षक के रूप में समाज में आए तो उसके जो प्रशिक्षण द्वारा कौशलात्मक विकास किया गया है, वो उससे समाज को, घर परिवार और मानवता को यानी कि एक उपयुक्त लाभ मिल सके। तो इसीलिए शिक्षण प्रशिक्षण द्वारा इसको विकसित किया जाए। और व्यापक रूप से इस बिंदु को देखें तो अन्य क्षेत्रों में जैसे आईएसपीसी या सेवा बल जितने हैं, तो उसमें जाने से पहले उपयुक्त मानदंडों को पूरित करने के पश्चात उसमें प्रशिक्षण दिया जाता है कि भले ही यानी कि वहां प्रशिक्षण दिया जाता था, लेकिन प्रशिक्षण इसलिए दिया जाता है कि जितनी भी सेवाएं, जितने भी कार्यकलाप है वो समाज में रहकर ही व्यक्त करता है, सामाजिक जीवन को उपयुक्त और सुरक्षित बनाने के लिए किया। तो जो प्रशिक्षण दिया जाता है वो कहीं ना कहीं स्किल्स डेवलपमेंट के संदर्भ में यानी कि दिया जाता है, जिससे समाज को लाभ होता है। अब अगला बिंदु देखते हैं सृजनात्मक बालकों की विशेषताएं कि सृजनात्मक बालकों में किस प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। पहला बिंदु है सृजनात्मक बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं।
किसी भी घटना के संदर्भ में किसी कक्षा कक्ष में अध्यापन कार्य चल रहा है, तो जब अध्यापक द्वारा कुछ प्रस्तुतिकरण किया जाता है, कुछ बतलाया जाता है किसी टॉपिक पर, तो वहां पर यानी कि विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए छात्र उपस्थित होते हैं। तो उस प्रस्तुत घटना पर छात्र जिज्ञासु होने कि सर क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, सर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, ऐसा हो जाए यानी कि ऐसा ना होता तो क्या होता। तो जो और अधिक जानने की जिज्ञासा हमारे अंदर हार्दिक इच्छा होती, प्रवृत्ति होती है, वह सृजनात्मक बालकों में पाई जाती है। और इसका परिणाम ये होता है कि जब जिज्ञासु बालक होगा कि सर इसको ऐसे कर दिया जाता है, इसको ऐसे इसलिए कर जाता है क्योंकि बालक की भावना है, बालक का विचार है, या बालक का उस क्षेत्र में कुछ करने की लालसा है, इसलिए तो वह उस तथ्य की और उस विचार में अपने विचार को समावेशित करने का प्रयास करता है। इसलिए अत्यधिक जानने की इच्छा ही जिज्ञासा प्रवृत्ति किसी वस्तु किसी घटना के बारे में। अगला बिंदु जो है, सृजनात्मक विद्यार्थियां चुनौतियां पसंद करते हैं। देखा जाए किसी कक्षा कक्ष में, तो जब किसी सामाजिक कार्य के संदर्भ में यानी कि कहा जाए छात्रों को कि आप क्या करना, चलो ऑब्जर्वेशन करने जाना है कहीं पर मान लीजिएगा, तो कुछ छात्र होंगे और कुछ को कहा जाए कि आप लिस्ट बनाने काम करें, देख रेख का कार्य करें, व्यवस्था बनाने कार्य करें। हर छात्र एक टोली, लेकिन कार्य का विभेदीकरण किया गया, तो उसमें कुछ छात्र जो होंगे पहले ही हाथ उठा देंगे और चुनौती पसंद करते हैं, अर्थात जो समस्या आएगी उसको अपने बौद्धिक स्तर तार्किक स्तर से उपयुक्त निपटारा करने के लिए उसको प्रस्तुत होंगे, तैयार होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो सृजनात्मक विद्यार्थी जो होते हैं उनमें चुनौतियां पसंद करने का पसंद करते हैं, अर्थात चुनौतियां पसंदीदा व्यक्तित्व के होते हैं वो व्यक्ति, और इसलिए होते हैं क्योंकि उसके प्रति वो कार्य उतने ही गुना अच्छा कार्य करने का प्रयास करेंगे, इसलिए चुनौतियां पसंद होते हैं। अगला बिंदु है, सृजनात्मक विद्यार्थी प्रयोगों से भयभीत नहीं होते। सृजनात्मक विद्यार्थी प्रयोगों से भयभीत नहीं होते। जितने यानी दैनिक जीवन में हम वस्तुओं का उपयोग करते हैं, बल्ब, पेन, पंखे, एसी, कूलर आदि जो, या वस्त्र ही जो वस्त्र धारण करते हैं, या ज्वेलरी आभूषणों का सामान, तो ये जो है ये कहीं ना कहीं प्रयोगों के कि इस प्रकार से बनाया जाए। आप देखिएगा कि जिस कलम, लेखनी, पेन का उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं, पहले यानी कि एक लकड़ी हुआ करती है, इंक से स्याही में डुबाकर उसको लिखा जाता था पुस्तक पर, लेकिन कहीं ना कहीं यह जो आज दैनिक जीवन में उपयोग कर रहे हैं, 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए पेन का उपयोग, कलम का उपयोग, तो ये सृजनात्मकता का ही परिणाम है। जो और सृजनात्मक का परिणाम है, हमको स्याही की बॉटल साथ में लेकर नहीं चलना पड़ता, और कहीं ना कहीं उसको लेकर असुरक्षा गिर जाए, द्रव्य है ना जाए। तो उसी प्रकार जैसे कि, और ये जो अत्याधुनिक पेन है, कलम है, इसमें स्याही उपयुक्त है और सुविधाजनक रखने में, तो जो ये सुविधा हमको मिली वर्तमान में, ये सृजनात्मकता का ही परिणाम है, प्रयोगों का ही परिणाम है। जो बल्ब हमको आज दैनिक जीवन में उपयोग करने को मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं सृजनात्मकता का ही परिणाम है। और प्रयोग से भयभीत हो जाते तो ये आज बल्ब ना होता, ये पेन ना होता, ये वस्त्र ना होते आदि आदि। क्योंकि किसी वस्तु, सृजनात्मक वस्तु के निर्माण में देखा जाए तो एक ही बार में एकाएक अचानक सहसा विचार नहीं आता कि ऐसा हो जाए, ऐसा होना चाहिए, बल्कि उत्तरोत्तर विचार प्रणाली होती है। तो उसके परिणाम स्वरूप हम किसी सृजनात्मक कार्य को, किसी सृजनात्मक विचार को अभिव्यक्त कर पाते हैं। अगला बिंदु है, सृजनात्मक बालक उच्च मानसिक स्तर के होते हैं। जो सृजनशीलता है, अगर हम देखें, अध्ययन करते हैं या सामाजिक जीवन में, तो जो सृजनात्मक बालक होते हैं वो उच्च मानसिक स्तर के होते हैं। हमारे घर परिवार में हमारे माता यानी कि बड़े भाई या पिताजी कोई कार्य कर रहे होते हैं, तो कोई बालक वहां पर उपस्थित है, तो वो बार बार डरता भी है थोड़ा, लेकिन फिर ये कहता है कि पिताजी या भैया जी थोड़ा इस कार्य को ऐसे कर दिया जाए तो कैसा रहेगा, वो अपने विचार से कहता है। तो अगर हो सकता है जो काफी देर से परेशान हो, और बालक के कहने पर, अपने जो सदस्य वहां पर बालक खड़ा उसके कहने पर अगर वो कार्य वैसा कर देते हैं, सरलतम हो गया, सुविधापूर्ण हो गया, तो कहते हैं कि यानी कि उसको धन्यवाद देते हैं, शाबाशी देते हैं कि हाँ आपने अच्छा किया। तो जो सृजनात्मक बालक होते हैं उनकी उच्च मानसिक स्तर होता है, यानी कि वो हमेशा किसी भी समूह में रहे, उनकी कार्य करने, सोचने, समझने, तर्क करने की क्षमता जो होती है वह अलग होती है, और इसका मूल कारण होता है उनकी उच्च मानसिक क्षमता।
अगला जो पॉइंट है, अनुसंधान की प्रवृत्ति होती है। उनके अंदर किसी घटना, किसी विचार, किसी वस्तु के प्रति यानी कि अनुसंधान करने की प्रवृत्ति होती है, सोचने समझने, अलग तरीके से सोचने समझने की, कि यह जो वस्तु का वह किसी वस्तु का अस्तित्व है वह किस कारण है, उसके कार्य और कारण में क्या संबंध है, जो वस्तु है प्रस्तुत प्रेजेंट है उस किस कारण से प्रेजेंट है, या भविष्य में अगर विघटित होगी तो किस कारणों से विघटित होगी। तो अनुसंधान के प्रति, या प्रस्तुत विचार जो है, प्रस्तुत खोज जो है, उसमें हम उसकी क्वालिटी, उसकी मौलिकता, उसकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए किस प्रकार से हम उसमें सहभागिता निभा सकते हैं, ऐसे अनुसंधान उनके यानी कि मना मस्तिष्क में उपजते रहते हैं। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अगला बिंदु है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। जो बालक होते हैं, जो सृजनशील बालक होते हैं, उनमें वैज्ञानिकता का दृष्टिकोण होता है। वैज्ञानिकता का दृष्टिकोण है, जैसा कि अनुसंधान की प्रवृत्ति में बताया कि उनका कार्य और कारण में संबंध, यानी कि जो घटना घटी है इसका कोई कारण रहा होगा, और यह किस प्रकार समाज में, भावी समाज में उपयोगी है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है, ऐसा नहीं कि आदर्श रूप में जैसा कहा जाए कि प्रस्तुत जैसे कार है तो उसको उपस्थित कर दिया जाए और ये कह दिया जाए कि ये तो भगवान की देन है। तो भगवान की देन तो जो कुछ है, लेकिन उनका ये यानी कि तर्क ये होगा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इसमें इन इन अंगों, इन वस्तुओं के संयोग से, डीजल पेट्रोल आदि के सहयोग से इस वस्तु विशेष का निर्माण हुआ, और जो यानी कि विज्ञान की ही देन है वो चलायमान है, यानी दैनिक जीवन में सुविधा युक्त है। तो उनका एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है। अगला जो है सौंदर्य बोध की सम्यक पहचान या नैसर्गिक स्वभाव होता है। उनमें जो सृजनशील बालक होते हैं उनमें सौंदर्य बोध होता है कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। इसका तात्पर्य यह है कि वो हमेशा किसी न किसी कार्य में लगे रहते हैं। घर परिवार समाज में देखा होगा तो एक शब्द प्रयोग होता है कि बालक, यानी कि कहीं ना कहीं स्वभाव से थोड़ा ना थोड़ा खुरपेची शब्द का प्रयोग किया जाता है कि यानी कि बहुत बड़े भावी कारीगर होते हैं। परिवार के सदस्य बैठे कहीं पर बात वार्तालाप कर रहे हैं अपने रिश्तेदारों के साथ आदि आदि, और वो किसी घर के कोने में जो घर का सामान है, वेस्ट सामान है, उसमें कुछ ना कुछ कारीगरी किया करते हैं। तो जब हम अचानक देखते हैं कि क्या हो रहा है तो कहते हैं कुछ नहीं, लेकिन ध्यान से देखा जाए तो उसमें बहुत कुछ हो रहा है। बहुत कुछ का तात्पर्य है कि यानी कि जो सामान वेस्ट पड़ी हुई, इसका नट उसमें, उसका बोल्ट उसमें लगाए हैं। तो हम देखते हैं कि ये तो पंखा ऐसे बना था, लेकिन पंखे की पंखुड़ियां टूटी पड़ी तो उन्होंने दूसरी तरह से पंख बनाने का प्रयास की, यानी कि उनका स्वाभाविक सुलभ उनके मन मस्तिष्क में सुलभ यह विचार है कि इसको ऐसा किया है तो ऐसा किया जाए। तो उनकी सृजनात्मकता को हम देखते हैं तो ये प्रभावित होते हैं कि इनके अंदर कुछ भावी यानी कि भविष्य में कुछ करने की कर सकते हैं। तो सौंदर्य बोध की प्रधानता की, जैसे साहित्य के क्षेत्र में है तो साहित्य के क्षेत्र में यह देखते हैं, कवि यह देखता है किस किस प्रकार का यानी कि साहित्य में हम संकलन करें जिससे समाज में लोग इसका अध्ययन अध्यापन करें और अपने जीवन को आनंदमय बनाएं। और नैसर्गिक स्वभाव, अर्थात नैसर्गिक स्वभाव का मतलब होता है प्राकृतिक स्वभाव। प्राकृतिक स्वभाव मतलब कि जिस वस्तु विशेष का हम निर्माण करेंगे तो वह मानव समाज के लिए, मानवता के लिए, देश समाज के लिए किस प्रकार उपयोगी होगी, ये ध्यान रखते हुए कि यानी कि हम की भावना नहीं बल्कि हम सब की भावना, यानी कि हम यानी कि अपने के साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखने की प्रवृत्ति, प्यार करने, सहयोग करने, सेवा करने की जो प्रवृत्ति होती है वह नैसर्गिक स्वभाव उनमें कूट कूट भरा होता है सृजनात्मक बालकों में। अगला जो मेन है बिंदु उसका है सृजनात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक, अर्थात जो सृजनात्मकता है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से बिंदु, कौन कौन से तत्व हैं, उनको संदर्भ में अध्ययन करेंगे। कि तानाशाही विद्यालयी वातावरण, किसी विद्यालय में अगर प्रबंध तंत्र द्वारा, अध्यापक द्वारा या जो टीचर समूह उसके द्वारा बालकों पर यानी कि तानाशाही वातावरण का होना, कहीं ना कहीं जैसे कि किसी घर परिवार से, समाज से बालक जाता है, माँ की गोद से विद्यालय जाता है, तो माँ
यानी कि प्यार दुलार लाड प्यार से घर परिवार में रहता है, तो स्वतंत्रता उसकी होती है, स्वतंत्रता उसको मिलती है कि चलो ये कार्य किया, कोई बात नहीं, ठीक है, अगले दिन सुधार आएगा इसमें, एक सुधार कर दिया जाए। लेकिन जैसे वह विद्यालय जाता है, एकाएक ले जाया जाता है, तो उसकी स्वतंत्रता वहां पर हनन होता है। तो कहीं ना कहीं कि आपको ये करना नहीं है, ऐसे बैठना है, घर पर है जैसे तैसे, छोटे बालक हैं, बच्चे हैं, खेल रहे हैं, स्वतंत्रता है। लेकिन एकाएक अगर विद्यालय में जाते हैं तो उनको उनके तरह तरह के रूल्स नियम रेगुलेशन से बात की जाता है कि आपको अगर पानी पीने जाना है तो हमसे पूछ कर जाना है, कहीं पर जाना है तो हमको यानी से पूछ कर जाना, आपको इस प्रकार बैठना है, इस प्रकार बोलना है, यानी कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं जो बालक होते हैं उनके अंदर ये भाव हो जाता है कि हमको डराया जा रहा है, और तानाशाही वातावरण, तो हताश पर उनके अंदर आ जाता है। जैसे मान लीजिएगा कि किसी विद्यालय में, मैं अपना ही प्रयोग बता रहा हूँ कि एक विद्यालय में, प्राइवेट विद्यालय में अध्ययन कर रहा था, तो क्लास 3 की बात है, तो वहां पर जो हाजिरी पर अटेंडेंस बोलने का जो वो था तरीका, तो वहां बोलते थे, यानी कि सभी छात्रगण बोलते थे वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो वहां से जब मैं यानी कि अपने गांव के पड़ोस में आया, अध्ययन यहाँ करने लगा, तो नाम लिखाया गया, यानी कि प्राकृतिक वातावरण, और वृक्ष था नीम का बहुत बड़ा, टाट पट्टी पर बैठाए थे और सब लोग बैठे थे। तो टीचर अटेंडेंस ले रहा था, हाजिरी बोल रहा था, हम लोग बैठे, 3 से 4 की बात है। तो उसमें वो टीचर ने बोल रहा था कि नाम लेकर लेकर बोल रहा था कि रामू श्यामू आदि आदि। तो वहां पर एक छात्र बोलते थे श्रीमान जी, यानी कि अटेंडेंस जब बोले नाम लेकर के अध्यापक, तो छात्र श्रीमान जी शब्द का प्रयोग करते थे। लेकिन मैं था तो वहां पर दूसरे विद्यालय से आता, तो वैसे ही आदत पड़ गई थी। तो जैसे ही यहाँ का कि यानी कि नाम लिया, तो उन्होंने मैंने बोला कि श्री वंदे मातरम, तो सब टीचर की कलम रुक गई। टीचर हमको देखे, हम टीचर को देखे, छात्र आधे टीचर को देखे, आधे हमको देख रहे कि ये क्या बोल गए। यानी कि 3 और से, यानी कि क्लास 3 और 4th में उतनी सोच नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि सब छात्र अवाक रह गए कि उस टीचर भी अवाक। टीचर तो समझ में आ रहा कि हाँ ये जो शब्द बोला ये सम्मानित शब्द है, ठीक है, लेकिन छात्रों ने एक उसमें परिवर्तन ये आ गया कि ये कैसे, ये शब्द का कैसे प्रयोग कर दिए, ये क्या है। तो बाद में पूछने लगे कि ये क्या है, कैसे क्या है। तो हमने बताया कि जो जहाँ विद्यालय में पढ़ते थे वहां पर जो अटेंडेंस बोली जाती थी वो वंदे मातरम शब्द प्रयोग किया जाता था। आपके यहाँ यानी कि श्रीमान जी शब्द का प्रयोग किया। तो इन अगर वहां पर हमको टीचर ने यह कहा कि ठीक है आप बोलिएगा, लेकिन अगले दिन से श्रीमान जी का शब्द का प्रयोग जो सामूहिक है, अगर वहां पर एक ये डांटते फटकारते कि तुमने ऐसा शब्द क्यों प्रयोग किया है, विद्यालय से निकाल दिए जाओगे, तो कहने का मतलब छात्र के अंदर, हमारे अंदर थोड़ा सा ये डरापनहीन भावना आ जाती है कि वहां तो सम्मान से इस शब्द को यानी स्वीकार करते थे लोग, और यहाँ पर ऐसे कर रहे हैं। तो उन्होंने यानी कि कुछ बढ़ाने के लिए छात्र को सहानुभूति प्रदान करने के लिए कहा कि आप उपयुक्त यानी कि अगले दिन से जो छात्र समूह शब्द का प्रयोग करते हैं कि श्रीमान जी आदि शब्द का प्रयोग किया, ना कि वंदे मातरम। तो मैंने वैसा ही किया। तो ये इसका परिणाम ये हुआ कि छात्र हमसे एकजुट हो गए, यानी कि मिल गए, और टीचर की सहानुभूति भी मिल गई। तो अगले दिन से यानी कि एक उपयुक्त वातावरण मिल गया। तो यहाँ पर छात्रों को कहने का तात्पर्य कि तानाशाही वातावरण, विद्यालय वातावरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो विद्यालय होता है वह अध्यापक और छात्र का एक सहअस्तित्व का परिणाम होता है, जो शिक्षण प्रक्रिया होती है। भले ही यानी कि अध्यापक ज्यादा जानकार है, हो सकता है किसी बिंदु पर यानी कि जो छात्र है वो अपनी एक मौलिक व्याख्या उपयुक्त कर सकता है। तो कहीं ना कहीं छात्रों को एक उपयुक्त स्वतंत्रता देनी चाहिए। अगला जो बिंदु है संसाधनों की कमी, अर्थात विद्यालय में संसाधनों की कमी। मान लीजिए कि हिंदी, संस्कृत, राजनीति आदि सब्जेक्ट हैं, लेकिन उनके साथ भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान आदि जो प्रायोगिक विषय हैं उनका अगर अध्यापन किया जा रहा है, तो मान लीजिए कि उपयुक्त संसाधन है, प्रयोगशाला ही नहीं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत ये हो जाती है कि जो छात्रों को पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर, शब्दों के आधार पर पढ़ाया जाता है, पठन पाठन किया जाता है, उनका एक प्रायोगिक कार्य नहीं हो पाता। उन सब्जेक्टों में, उस विषय में प्रायोगिक कार्य बहुत जरूरी है। तो जब प्रयोग ही नहीं हो पाएगा तो उनकी सृजनात्मकता कहीं ना कहीं हताशपन आएगा, यानी कि ऋणात्मक परिवर्तन उनमें होगा। अगला जो बिंदु है अभिभावकों से पर्याप्त संयोजन की कमी, अर्थात जो
बालक होता है उसका जो अधिकतर समय होता है वो अपने परिवार के सदस्यों के बीच में व्यतीत करता है। विद्यालय की अपेक्षा अपने सदस्यों यानी पारिवारिक सदस्यों के बीच में बिताता है। यानी कि तो टीचर को यह चाहिए कि वह यानी कि उनके छात्र के माता पिता से मिले, उसकी पृष्ठभूमि के बारे में जाने, क्योंकि वह अपने माता पिता आस पास पड़ोस से ज्यादा घुला मिला होता है। तो जब हम छात्र की पृष्ठभूमि को, वास्तविक पृष्ठभूमि को, पारिवारिक पृष्ठभूमि को जानकर यानी कि उसको शिक्षण में प्रतिभा कराएंगे तो वो कहीं ना कहीं उसके सृजनात्मकता में, उसके यानी कि कौशल में विकास होने की ज्यादा चांस बनते हैं, महत्वपूर्ण चांस मौके यानी कि बनते हैं। और अगला जो बिंदु है कि विद्यालयों में व्यवसायिक विकास के कार्यक्रमों के आयोजन की कमी। मान लीजिए कि साहित्यिक विषय का अध्ययन कराया जा रहा है और भारतीय जैसे समाज में, भारत जैसे देश में सबसे बड़ी समस्या यही है कि बालकों को अन्य साहित्यिक विषयों के अध्ययन तो खूब कराया जाता है, पर डे कराया जाता है खूब, लेकिन समस्यात्मक है कि 8 घंटों में, 7 घंटों में, 6 घंटों में उसको एक कार्मिक उसमें घंटा नियुक्त कीजिए यांत्रिक कार्य के लिए, बालक हो या बालिका हो, उसके संदर्भ में उसको यानी कि कुछ एक्स्ट्रा वर्किंग कराया जाए, कार्य कराया जाए उसकी। आप इस घंटे में इन सब्जेक्ट पढ़िए, लेकिन 1 घंटा निश्चित करिए कि आप यानी कि जैसे मोटरसाइकिल बनाना, मोबाइल बनाना, टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखा, कहने का मतलब है कि जो एक भीड़ एक ही क्षेत्र में लगी है वो ना हो के, क्योंकि जो ये मोबाइल है, एसी, कूलर, फ्रिज, पंखा आदि जो यानी कि उपभोग के साधन है, दैनिक जीवन के भौतिक साधन है, इनकी आवश्यकता है। तो अगर इनके हम विद्यालय में कौशलात्मक विकास के लिए बच्चों को इन कार्यों को लगाएंगे तो कौशल जो है उसका विकेंद्रीकरण होगा, और जब विकेंद्रीकरण होगा तो कोई छात्र साहित्य में आगे निकलेगा, कोई काव्य में, कोई वैज्ञानिक में, कोई कार्मिक कार्य में, कोई कूलर मैकेनिक, कोई एसी मैकेनिक आदि जो क्षेत्र हैं इनमें अपना कौशलात्मक विकास और प्रतिभा कर सकता है। और एक अगर व्यापक रूप से देखा जाए तो किसी कक्षा कक्ष में केवल साहित्यिक विद्यार्थी नहीं रहते, केवल यानी विज्ञान के क्षेत्र वाले विद्यार्थी नहीं रहते, केवल तीर अंदाजी वाले विद्यार्थी नहीं रहते, बल्कि एक समाज का लघु रूप होता है। तो जिस क्षेत्र में जो बालक कुछ करना चाहता है उसी क्षेत्र की अगर उसको अगर यानी कि बढ़ोतरी मिले, प्रोत्साहन मिले तो उस कार्य में अन्यों की अपेक्षा, अन्य छात्रों की अपेक्षा बेहतर कर सकता है, जिससे उसको सृजनात्मक यानी कि विकास किया जा सकता है। अगला जो बिंदु है कि सृजनात्मकता को पोषित करने के सुझाव, यानी कि सृजनात्मकता को किस प्रकार हम पोषित, बढ़ोतरी उसमें गुणवत्ता ला सकते हैं सृजनात्मकता में। पहला बिंदु जो अध्ययन कक्ष में बौद्धिक वातावरण का होना। किसी अध्ययन कक्ष में जो शिक्षक है वह वैज्ञानिक तर्कों के आधार पर, एक उपयुक्त तर्क शैली के आधार पर, ज्ञान के आधार पर छात्रों को कुछ प्रस्तुत करने का प्रयास करे, ना कि आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर बतलाए, रोज उनके अंदर रूढ़िवादिता, परंपरा से मुक्ति, जो हम सदियों से ढोते चले आ रहे हैं, रूढ़वादी परंपरा, उससे पूर्णता मुक्त अपडेटिंग सिस्टम, अर्थात कहने का मतलब अद्यतन जो घटित घटनाएं हैं, तर्क हैं, खोज हैं, अनुसंधान है, उनसे छात्रों को अवगत कराना। तो एक जब हम यानी कि तर्कशील, बौद्धिक, वैज्ञानिक एक वातावरण तैयार करेंगे किसी कक्षा कक्ष में, तो छात्र उसमें अपने मानसिक स्तर के अनुसार उसमें तर्क करेंगे, जानने के, जैसा पहले बिंदु की जिज्ञासा की प्रवृत्ति, जिज्ञासा उनके अंदर होगी कि सर एक ऐसा होगा, ऐसा हो जाए तो ऐसा होना चाहिए, या ऐसा नहीं होता तो ठीक रहता। तो ये जो भावाभिव्यक्ति है छात्र में, ये तर्क और विज्ञान का ही परिणाम, जिससे वो अपने दैनिक जीवन में, छात्र जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर इन सब को यानी कि टीचर वैज्ञानिक खोज अनुसंधानों के आधार पर अपनी शिक्षण प्रक्रिया कि किस प्रकार छात्रों को क्या पढ़ाया जिससे सरलतम और रूप से उनको समझ में आ जाए, कौशलात्मक विकास हो सके, तो हम कहीं ना कहीं उनके सृजनात्मक विकास में अपनी महती भूमिका अदा कर सकते हैं, एक टीचर के, एक अध्यापक के, एक सहयोगी के रूप में। अगला जो बिंदु है प्रजातांत्रिक विद्यालय वातावरण। भारत जैसे देश का अध्ययन किया जाए तो यहाँ पर जो छात्र है विभिन्न पृष्ठभूमियों से अध्ययन करने एक विद्यालय में जाते हैं, गरीब, अमीर, जाति, धर्म, संप्रदाय आदि।
तो इन कहने का तात्पर्य है कि हम एक छात्र समूह हैं, हमारा एक छात्र समूह समस्त छात्र हैं, तो एक टीचर जो होता है वह एक उपयुक्त मार्गदर्शक के रूप में, एक अच्छे सहयोगी के रूप में, एक अच्छे प्यार सहयोग करने के एक अच्छे मित्र के रूप में उसको हम लोगों को सहानुभूत करें कि कि किसी यानी कि अगर प्रस्तुतिकरण कर रहा है टीचर या अध्ययन अध्ययन यानी कि टीचिंग कर रहा है, तो वह ऐसे उदाहरणों को, ऐसे कार्यकलाप करे जिससे किसी छात्र को, किसी बालक को ऐसी विचार शैली, ऐसा शब्दों का प्रयोग करे किसी छात्र को किसी प्रकार का यानी कि ठेस न पहुंचे, क्योंकि वह छात्र समूह हुआ करता। और छात्र समूह जो है अगर उच्च स्तरीय मानसिक स्तर से देखा जाए, हृदय तल पर अगर सोचा जाए, तो वह न किसी जाति, न किसी धर्म, न किसी संप्रदाय, बल्कि एक छात्र समूह है। और छात्रों से एक शिक्षक और छात्र का जो जीवन होता है उससे ही समाज यह आशा कर सकता है कि एक नए समाज के निर्माण में हम कहाँ तक अपनी भूमिका को अदा कर सकते हैं। तो किसी कक्षा कक्ष में एक प्रजातांत्रिक वातावरण का निर्माण किया जा सके, जिससे हम एक विद्यार्थी को नहीं बल्कि सभी विद्यार्थी को यानी कि उनके अंदर सृजनात्मकता का विकास कर सके। एक अगला पॉइंट है अच्छे उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण। जब एक टीचर की जवाबदेही ये बनती है कि वह छात्रों को नए नए प्रयोगों, नए नए अनुसंधानों से अवगत कराता रहे, तो हम छात्र अधिक जानने के लिए टीचर से पूछने का कि सर ऐसे हो जाए तो कैसा रहेगा, या हमारा विचार ऐसा है, तो ऐसे उदाहरणों का प्रयोग किया जाए जिससे उसके जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन आ सके। अब ऐसे उदाहरणों का प्रयोग नहीं करना चाहिए कि जिस प्रकार उस युग में उन्होंने सूर्य को निगला था उसी प्रकार हमको प्रयास करना चाहिए, या जिस प्रकार उन्होंने इस युग में समुद्र का पिया था हमको प्रयास करना। ये यानी ये कोई उदाहरण है, अर्थात कहा जाए कि आधारहीन है, फूहड़पन से युक्त है। इन सवालों का उपयोग नहीं करना चाहिए। यानी कि हमको छात्र को अगर उसके अंदर सृजनात्मकता कुछ अच्छा करने के लिए उद्वेलित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, तो ऐसे उदाहरणों को प्रयोग करना चाहिए जिनका कोई इतिहास हो, जिनका कोई आधार हो, जो समाज के लिए अपने जीवन समाज के लिए कुछ किए हैं, जो सामाजिकता में जिए हैं, जो सुख दुख प्रेम करुणा सहयोग आदि से ओतप्रोत है, जिन्होंने सब कुछ एक कहा जाए सहा है, झेला है, तो वो जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया, ऐसे समाजों का यानी कि ऐसे उदाहरणों का प्रयोग करें। जैसे वीरता के संदर्भ में या मेहनत के संदर्भ में या मानवता को जो सेवा जिसने की है, जैसे स्वामी विवेकानंद जी। तो जब कभी प्रस्तुतिकरण किया जाए तो एक मानवता के विकास के लिए केवल एक ही क्षेत्र काफी नहीं होता, बल्कि उसका आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक आदि क्षेत्र जो है कि यानी कि जैसे कहा जाएगा भारतीय संस्कृति के संदर्भ में कि आध्यात्मिक और भौतिक जगत के अस्तित्व से यानी कि जीवन का निर्माण करना चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद जी ने भारतीय समाज, भारत देश को यानी कि सर ऊंचा करने के लिए पूरे विश्व में शिकागो में आदि का अपना प्रस्तुतिकरण किया। तो ऐसे जब उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तो स्वामी विवेकानंद जैसा बनने के लिए कि ऐसा दैनिक जीवन में कार्य करते थे, प्रेम करुणा सहयोग आदि को अपने जीवन में उपयोग करते थे, तो छात्र के अंदर कहीं ना कहीं सकारात्मक परिवर्तन आएगा, उसका यानी धनात्मक उच्चीकरण यानी प्रस्तुतिकरण होगा कि हम आगे बढ़ें। और फिर उसके संदर्भ में फिर कहा जाए कि जब 70% जनसंख्या इस ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, तो ग्रामीण क्षेत्र का मतलब यह है कि अभी वहां पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है जिनसे व्यक्ति यानी कि उच्च स्तर तक पहुंच सके, आर्थिक सामाजिक रूप से व्यक्ति है। तो जैसे दूसरा उदाहरण लिया जाता है जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो इनका यह उदाहरण लिया जा सकता है कि किन परिस्थितियों में, किन विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने मेहनत करके भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में अपने मानवता को सेवित करते हुए अपने भारत, अपने समाज का सर ऊंचा किया, यानी कि मानवता की सेवा करते हुए। तो इस प्रकार के जो अन्य उदाहरण महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, विद्यासागर और जो संत काव्यधारा के अन्य व्यक्ति हैं, इनका जो प्रस्तुतिकरण है हमारे अपने छात्रों के समक्ष, तो वो अच्छा बनने का प्रयास करें, इसी समाज में रहते हुए वो अच्छा प्रयास करेंगे और इसका रिस्पॉन्स, इसका रिजल्ट, इसका परिणाम किया होगा कि जब उनके अंदर अच्छे उदाहरणों के माध्यम से हम कौशलात्मक विकास करेंगे, उनके हृदय में करुणा, दया, प्रेम, सहयोग आदि की भावना का विकास कर पाएंगे, तो एक अच्छा विद्यार्थी समूह क्लासरूम का और एक अच्छे समाज का निर्माण होने में हम अपनी भूमिका को अदा कर सकते हैं। और अगला जो बिंदु कि शिक्षकों को पर्याप्त प्रशिक्षण,
अर्थात समय समय पर सेवा पूर्व या सेवा में जो उपयुक्त यानी कि सेवा कर रहे हैं उनको शिक्षकों को प्रशिक्षण देना चाहिए कि शिक्षक सेवा के समय प्रशिक्षण इसलिए देना चाहिए क्योंकि जो नए नए देश दुनिया में प्रयोग हो रहे हैं, नवाचार हो रहे हैं, उनसे शिक्षक को अवगत कराते रहना। जैसे कहा जाए कि जब प्राइमरी लेवल पर कोई बीटीसी अध्यापक यानी कि करके नियुक्त होता है तो उसको यानी कि संस्कृत विषय या अन्य जो प्रायोगिक विषय होते हैं या कंप्यूटर से संबंधित जो जानकारियां होती हैं तो 6 महीने या साल भर में उसको यानी कि कुछ विशेषज्ञों द्वारा जो उस क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं उनके द्वारा यानी कि ट्रेनिंग उनको दिलाई जाती है। तो उसका कहीं ना कहीं प्रभाव यह पड़ता है कि अगर हम अध्यापकों को इस कौशल से यानी कि अवगत कराएंगे या स्किल्स उनके डेवलपमेंट करेंगे तो छात्र समूह का यानी कि छात्र समूह के डेवलपमेंट में ये अपनी भूमिका निभा सकते हैं। अगला जो बिंदु है शिक्षकों का मानव वैज्ञानिक दृष्टिकोण। किसी कक्ष में विद्यालय यानी बालक अलग अलग पृष्ठभूमियों से आता है तो हो सकता है कि बालक के सोचने प्रत्येक बालक के व्यक्तिगत भिन्नता होती है तो हो सकता है कि बालक में सोचने समझने अभिव्यक्त करने की आदि को जो क्रिया कौशल है वो अलग अलग प्रकार से हो। तो यानी कि हमको किसी कक्ष इसीलिए कहा जाता था कि एक टीचर उस क्लास का उन छात्रों का अगुआ है, मुखिया है, पालन करता है, देख रेख करता है, जिम्मेदार है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से छात्रों को देखेंगे कि किस प्रकार का छात्र कहीं यानी कि छात्र पीछे बैठा हुआ है, हम यहाँ पर कुछ बोल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, तो उससे प्रश्न किया जाए और कहता है कि सर आपने क्या कहा, तो हमको ये समझ लेना चाहिए कि उसको ये व्यक्तिगत यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता के साथ हो सकता है उसको कुछ प्रॉब्लम हो, शारीरिक प्रॉब्लम हो, तो उसको आगे बैठाना चाहिए कि उपयुक्त हमारे शब्दों को सुन सके। या छात्र समूह या छात्र कोई गुमशुदा बैठा हुआ है, हम प्रस्तुति कर रहे हैं तो हमारा ये दायित्व नहीं बनता कि हम जो ज्ञान लाए हैं उसको वहां पर थोक कर फेंक कर चले जाएं, बल्कि हम छात्र समूह के कल्याण के लिए उत्तरदायित्व का निर्वहन करें। तो वो छात्र हो सकता है उसके पारिवारिक कोई दिक्कत हो, माता पिता संबंधी या घर परिवार या उसका शारीरिक या मानसिक कोई उद्वेलन चल रहा हो, तो इन सबको ध्यान रखते हुए एक टीचर को, एक अध्यापक को मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का होना चाहिए। तो वर्तमान जो शिक्षा नीति है उसमें वैज्ञानिकता को ही ध्यान में रखकर विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से छात्र समूह को या शिक्षक समूह को प्रशिक्षित अध्ययन अध्यापन करने के लिए वहां पर कहा गया। और जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है वर्तमान समय में, पहले तो कहा जाता कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, लेकिन वर्तमान समय में यह व्यवहार का विज्ञान है। और व्यवहार का विज्ञान इसलिए क्योंकि हम व्यवहार के ही द्वारा जान सकते हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है, या हम उसके व्यवहार किस प्रकार उसके व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं, यानी कि नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में किस प्रकार यानी कि परिवर्तन कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। तो इन सब के आधार पर हम मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी मनोविज्ञान का जानकार एक अध्यापक को होना चाहिए। अगला जो बिंदु है चिंतन की अवस्थाएं, सृजनात्मक चिंतन की अवस्थाएं, यानी कि जो सृजनात्मक कार्य किया जाता है उसकी चिंतन की किन क्या कौन कौन से सोपान स्टेप्स हैं उनके बारे में देखें, कौन कौन से बिंदु हैं उनका अध्ययन करेंगे। कि प्रथम बिंदु है तैयारी। इस अवस्था में व्यक्ति समस्या के पक्ष व विपक्ष के संदर्भ में आवश्यक तथ्य एकत्रित करता है, अर्थात शोध या रचना साधनों का संकलन करता है। उदाहरण के लिए जब कोई रचनाकर्ता वैज्ञानिक या साहित्यकार, तो इस प्रस्तुतिकरण में इस बिंदु के माध्यम से हम 2 उदाहरणों के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। कि जैसे मान लीजिएगा कि पहले समय में था तो इस अवस्था में व्यक्ति समस्या के पक्ष व विपक्ष के संदर्भ में आवश्यक तथ्य एकत्रित करता है, अर्थात शोध या रचना साधनों का संकलन करता है। कहीं ना कहीं संकलन करने का अर्थात कलेक्शन करता है। किसका कलेक्शन करता है? शोध साधनों का कलेक्शन करना। और किसी अध्ययन के लिए
किसी सृजनात्मक कार्य के लिए उसके साधनों को जुटाना, एकत्रित करना, संकलित करना, कलेक्शन करना एक महत्वपूर्ण है, प्रथम स्टेप महत्वपूर्ण है। तो देखा जाए कि साधनों का जो संकलन किया जाता है, मान लीजिएगा कि किसी पहले था कि हम किसी लकड़ी से पुस्तक पर लिखा करते थे, लेकिन तत्पश्चात विचार प्रणाली के परिणाम स्वरूप विचार स्वरूप उस प्रणाली में किसी वैज्ञानिक के अंदर ये विचार आया कि क्यों ऐसी लेखनी का, ऐसी कलम, ऐसी पेन का यानी कि निर्माण किया जाए जिसको यानी कि उसी में स्याही भी हो, इंक भी हो और वो सुविधाजनक भी हो। तो कहीं ना कहीं उसके किसी पेन के निर्माण में उन्होंने यानी कि साधनों को संकलित किया कि किस प्रकार का यानी कि रबड़, प्लास्टिक आदि आदि लगेगा, किस प्रकार की इंक लगेगी। और अगर साहित्य के क्षेत्र में अगर देखा जाए, जैसे कहा है ना कि सृजनात्मकता के विभिन्न क्षेत्र होते हैं, तो अगर साहित्य के क्षेत्र में देखा जाए तो एक साहित्यकार का भी जो होता है वह किसी युवती या नायिका का सौंदर्य बतलाने के लिए प्राकृतिक उपादानों को जुटाता है कि किस प्रकार के संसाधनों के माध्यम से हम नायिका का या प्रेमिका का या इस प्रस्तुत स्त्री का सौंदर्य बतला सकते हैं, या उसके सौंदर्य में यानी कि कुछ गुणात्मकता पेश करते हैं, कुछ सृजनात्मकता पेश सकते हैं, कुछ अलौकिकपन उसमें ला सकते हैं। तो एक विज्ञान के क्षेत्र में हो गया क्षेत्र और एक साहित्य के क्षेत्र में। अब पहला था कि इस अवस्था में व्यक्ति समस्या के पक्ष व विपक्ष के संदर्भ में आवश्यक तथ्य एकत्रित करता है, अर्थात शोध या रचना साधनों का संकलन करता है। ये प्रस्तुतिकरण पहला कार्य हो गया। अगला कार्य जो है उद्भवन का तात्पर्य है कि यह चिंतन की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति की निष्क्रियता बढ़ जाती है, वह चिंतन छोड़कर विश्राम करने लगता है, जिससे उसे शोध या रचना में शिथिलता आ जाती है। अर्थात जैसे प्राथमिक तैयारी हमारी थी कि हम किसी वस्तु के निर्माण में, किसी रचना, किसी का पोट्री या गद्य पद्य के निर्माण में वैज्ञानिक है तो यानी कि शोध करता है तो विभिन्न साधनों का संकलन करते हैं, और अगर साहित्यकार है कवि है तो प्रस्तुत वस्तु की सुंदरता बतलाने के प्रकृति संबंधी जो उपादान है, जो साधन, उनको उन साधनों को जुटाते हैं। लेकिन उद्भवन वाली अवस्था में जो दूसरा सोपान है, स्टेप्स है, उसमें है कि चिंतन की वह अवस्था है। चिंतन तो होता रहता है लेकिन अवस्था के चिंतन तो है लेकिन अवस्था में हमारी परिवर्तन होता है। अर्थात जब साधनों का संकलन कर लिया तो उसमें उसको, उस कार्य को और आगे, उस विचार, उस काव्य, उस रचना, उस शोध को और आगे बढ़ाने के लिए, उस खोज को और आगे बढ़ाने के लिए तो क्या करते हैं कि जिसमें व्यक्ति की निष्क्रियता बढ़ जाती है, वह चिंतन छोड़कर, निष्क्रियता बढ़ने का तात्पर्य है कि जैसे कहा जाए कि ऐसा हमने सोचा कि भाई पेन का निर्माण किया जाए, लेकिन पेन का निर्माण एक लेटेस्ट पेन का निर्माण करने के लिए उपयुक्त साधन तो जुटा, लेकिन उनका जो व्यवस्थीकरण है कि किस प्रकार किसको कहाँ पर रखा जाए जिससे इसकी उपयोगिता बढ़ जाए, यह चिंतन हमारे मना मस्तिष्क में, यह विचार हमारे मना मस्तिष्क में कौंधता रहता है, चलता रहता है, चलामान रहता है। तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं जब, जी मैम। बेटा टाइम का भी ध्यान रखो। जी हाँ मैम, बस समाप्त है बस। तो कहीं ना कहीं उस कार्य के निर्माण में वह यानी कि उपयुक्त चिंतन में शिथिलता आ जाती है, रुक जाता है। और अगला जो बिंदु है मैम, एक ही है बचा बस। अगला जो बिंदु जैसे प्रबोधन, इस अवस्था में अचानक व्यक्ति को समस्या का समाधान दिखाई देता है, जिससे वह रचना या शोध कार्य को आगे बढ़ाता है, जिससे वो उसके कार्य में पहले की तरह प्रगति आ जाती है। प्रगति आने का तात्पर्य प्रबोधन, अर्थात हम नींद से जग जाते हैं। नींद से जगने का तात्पर्य जिस शिथिल अवस्था में हम बैठे रहते हैं तुरंत ही हमको साधन मिल जाता है कि पेन को ऐसे बनाना चाहिए, कैप इधर होना चाहिए, इंक ऐसे बनाए तो ऐसे हो सकते। तो हमारे अंदर साधनों को क्रियान्वयन के लिए जो विचार प्रणाली है वो जागृत हो जाती है, हमको साधनों को आगे बढ़ाने में हम तत्पर हो जाते हैं। और एक कवि के संदर्भ में देखें तो उस नायिका के, जैसे कहा जाए कि मुख के सौंदर्य बतलाना है तो मुख के भाव हैं, आदि आदि जो अंग है, आंगिक वर्णन है, तो धनुषाकार कहा जाए तो कवि जो प्रकृति में देखता है उसको, उसका सौंदर्य बतलाता है कि
धनुषाकार उसकी भौहें हैं या मृग मृग के समान उसकी चंचल आंखें हैं। तो इन सब का जो वर्णन विभिन्न साधनों के माध्यम से करता है, वह कहीं ना कहीं ये सोचता है कि इस रचना के माध्यम से, प्रस्तुत रचना के माध्यम से लोकमानस में, जनमानस में, सामाजिक जीवन में जो रसिक जन हैं या वैज्ञानिक जन हैं, कलम के क्षेत्र में, पेन के संदर्भ में वैज्ञानिक जन किस प्रकार उपयोग करेंगे, और साहित्य के क्षेत्र में, काव्य के क्षेत्र में जो रसिक जन है, जो श्रोतागण है, जो अध्ययनकर्ता जन है, तो उस रचना को पढ़कर किस प्रकार रसास्वादन कर सकते हैं, किस प्रकार रस की आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। ये तो काव्य के संदर्भ में हो गया, और पेन के संदर्भ में हो गया किस प्रकार अपने दैनिक जीवन में प्रस्तुत जो सृजनात्मक वस्तु है उसका उपयोग करके अपने जीवन में किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं। और अगला जो बिंदु है, प्रमाणीकरण। सृजनात्मकता के लिए प्रेरणा अति आवश्यक तत्व है। कल्पना के द्वारा जिस कार्य को शुरू किया जाता है उसे बुद्धि एवं निर्णय के द्वारा पूर्ण किया जाता है। अर्थात कल्पना, अर्थात पहले हम चाहे जो शोध करें, चाहे साहित्य के क्षेत्र में, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में, चाहे कलात्मक शिल्पकला आदि जो क्षेत्र हैं उनके अंदर अगर शोध करें तो देखते हैं कि सृजनात्मकता की प्रेरणा अति आवश्यक तत्व है। यानी कि हमारे अंदर वह प्रेरणा जागृत हुई कुछ करने की, कुछ रचने की, तो वह कल्पना के द्वारा जिस कार्य को शुरू किया उसको बुद्धि एवं निर्णय के द्वारा पूर्ण किया जाता है। अर्थात जिस कार्य को हमने किया है वह दैनिक जीवन में कितना उपयोगी है, अर्थात वह कवि द्वारा किया गया कविकत यानी कवि रचना जो है वह कितना उपयोगी है, और वह वैज्ञानिक द्वारा शोधा गया जो कलम है, पेन है, कलम है, लेखनी है, उसका दैनिक जीवन में कितना उपयोगिता है। तो यह अपने बुद्धि और निर्णय के द्वारा जब हम कब कर पाते हैं, जब उस काव्य का अध्ययन करते हैं, अर्थात अन्य की रचनाओं से भिन्न जो उसमें सृजनात्मकता या अकेलापन या लीक से हटकर किया गया कार्य या उसमें जो कुशलता है उसके आधार पर जो अध्ययन करते हैं उसको वो प्रभावित होते हैं। तो बुद्धि और निर्णय के आधार पर यह कहते हैं कि यह रचना उपयुक्त है। और जो पेन के चलन करता या लिखित रूप है वो कहते हैं कि हाँ यह पेन या कलम अन्य कलमों से भिन्न है, अर्थात इसमें कुछ न कुछ सृजनात्मकता का गुण है। तो कहा जाए कि सृजनात्मकता जो है, जो आदिम समाज से आज तक जो हम हैं, चाहे वस्त्र पहनते हो, चाहे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जितने भी क्षेत्र हैं, वह कहीं ना कहीं सृजनात्मकता का ही परिणाम स्वरूप है। और आप लोग को ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। जी मैम। अगर आप निकल रहे तो फिर आप जाइए मीटिंग के लिए। हाँ दिलीप जी मैम। आपने बहुत अच्छा किया प्रेजेंटेशन, बहुत अच्छी कोशिश थी प्रेजेंटेशन में। आपने हम लोग समझाया कि कैसे क्रिएटिविटी क्या होती है, क्या विशेषताएं हैं, कैसे उनको इनहेंस करना चाहिए। तो अब सभी स्टूडेंट्स से मैं ये कहना चाहूँगी अगर उन्हें कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। हाँ आरती बताइए। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ नवीनता हो तो सर जो आतंकवादी गतिविधियां में प्रयोग हथियार होते हैं या कुछ ऐसे होते हैं जो नवीन होते हैं तो उसको सृजनात्मकता क्यों नहीं कहा जाता, उसे क्या कहा जाएगा? जी आरती जी, जैसे कहा आपने क्वेश्चन पूछा कि जो आतंकवादी गतिविधियां हैं और उसमें जो नए नए प्रयोग किए जाते हैं उसको क्यों सृजनात्मकता नहीं कहा जाता। देखिएगा, सृजनात्मकता का केवल सामान्य अर्थ यह नहीं लिया जा सकता कि नई वस्तु निर्माण। अभी यानी कि आपने अनुभव भी किया होगा, अपने जीवन में देखा होगा, मित्र मंडली, परिवार, समाज में, माता पिता के समक्ष या मेरे अभी प्रस्तुतिकरण में देखा होगा कि मैंने शब्द यह प्रयोग किया कि वह वस्तु दैनिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में या हमारे स्वतः जीवन में किस प्रकार उपयोगिता रखती है। सृजनात्मकता का यह आप नहीं कि कोई भी जीवन में ना और सकारात्मकता का जो अर्थ है वह कहीं ना कहीं एक नई वस्तु निर्माण करने या किसी पुरानी वस्तु में उपयोगिता को भर देने, जोड़ने, किसी वस्तु में उपयोगिता को बना देने, किसी नई वस्तु को भी बना देना, और नई वस्तु बनाने के परिणाम स्वरूप कि हमारे दैनिक जीवन में, सामाजिक जीवन में वह उपयोग हो। और उपयोगिता का यह अर्थ है कि सकारात्मक उपयोग ही, ना कि नकारात्मक उपयोग। तो मानसिक कहा जाए कि लोग वैज्ञानिक गतिविधियां इस प्रकार करते हैं जीवन में
है तो सृजनात्मकता है, लेकिन वह ऋणात्मक सृजनात्मक कही जाएगी। जो समाज मानवता के लिए हानिकारक है वह ऋणात्मक परिवर्तन यानी सृजनात्मक कही जाएगी। क्योंकि आतंक अगर किसी के परिवार समाज के ऊपर घटना घटती है किसी प्रकार की बाहिर या हमारे देश के ऊपर, उसको ये यानी बुरी नजरों से देखते हैं या खराब शब्दों से परिभाषित करते हैं कि यह उपयुक्त नहीं हो। भले ही अच्छे बम से, एटॉमिक बम से, अच्छे स्टैंड गन से आक्रमण किया गया हो, लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि यह अच्छी स्टैंड गन है इसलिए यानी कि इसका निर्माण हुआ। तो इसके आधार पर जिसमें उपयोगिता के साथ साथ प्रसार यानी प्रसार भी हो और मानव जीवन के लिए हितकारी भी हो कहीं ना कहीं। जी मैम। जी आरती जी। सर आप संस्कृत या हिंदी के शायद पीजी होल्डर हैं, तो सर क्या आप सृजनात्मकता के शब्द की व्याख्या कर सकते हैं? जी जी, सृजन जो है वह सृजन जो शब्द का अर्थ ही होता है निर्माण। सृज धातु से निर्मित है, सृज अर्थात सृजन जो शब्द है वह किसी नई वस्तु के निर्माण में और किसी वस्तु की उपयोगिता को बढ़ाने के अर्थ में संदर्भित किया जाता है, प्रयोगी किया जाता है। और जो सृजन शब्द है यह एक संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्द है। तो सृजन का अर्थ शाब्दिक अर्थ लिया जाए अगर, तो यह है किसी वस्तु का भावार्थ अगर इसका लिया जाए तो किसी नई वस्तु का निर्माण या किसी वस्तु में उपयोगिता को भर देना। सृजन अर्थात किसी नई वस्तु को निर्माण सृजित कर देना अर्थात। क्या इस शब्द को संविच्छेदित भी किया जा सकता है? सृजन यानी जैसा कि हमने बताया कि सृजन यानी कि सृजन सृजनात्मक। जन जो धातु है ना मैम आरती जी, जन धातु जन्म, डिलीवरी, प्रसव के संदर्भ में आती है कि जन जो जन्म लेना। सृज अर्थात सम्यक रूप से जो जन्म ले, और सम्यक शब्द का जहां पर प्रयोग किया जाए जहां पर उसके कार्य और करण में संबंध उपयुक्त पाया जाता है, और कार्य और करण की जो छवि है, जो समतुल्यता है, जो सहसंबंध है, जो कोरिलेशन है, उसके संदर्भ में कि सृज धातु से सृज और जन्म से संबंधित, जन्म अर्थात जन्म लेने के संदर्भ में, निर्माण करने के संदर्भ में। तो इन जो शब्द हैं इनके माध्यम से किसी वस्तु के बोधित किया जाता है कि सृजन अर्थात किसी वस्तु का निर्माण, सृजन करना, सृजनकर्ता। जैसे कहा जाए ना कि प्रकृति ने, ईश्वर ने हमारा सृजन किया, तो सृजन का मतलब ये होता है कि एक व्यवस्थित प्रक्रिया का नाम, एक व्यवस्थित जो प्रोसेस है, वो एक जो व्यवस्थित कार्य है उसी को सृजन किया जाए कहा जाता है। अब जैसे कहा जाए कि छात्रों में हम सृजनात्मकता का विकास करें, तो सृजनात्मकता का विकास ये नहीं कि हम यानी कि किसी बैग में भरे हैं और उसको छात्र को यानी हाथों हाथ पुरस्कार रूप में दे। कहा जाए कि सृजनात्मकता एक व्यवस्थित कार्य प्रणाली का नाम ही सृजनात्मकता। अर्थात जैसे हम छात्र को अच्छा बोले, उसको शाबाशी दिए, पीठ ठोके, या जी उसके माध्यम से हम उसको प्रोत्साहन करें। फिर कभी अच्छा करता है तो फिर उसको अच्छा कहते। तो जब प्रेम, करुणा, सहयोग या टीचर के व्यवहार को देखकर वह अपने आप में सृजनात्मकता का सृजन उसके अंदर होता है, एक निर्माण होता है। यानी कि प्रेम, करुणा, सहयोग, मौलिकता आदि के जो संयुक्त रूप होता है उसी को सृजन कहा जाएगा। सर यानी कि सृजनात्मक शब्द का प्रयोग वहीं करना चाहिए जहां पर जो नई प्रक्रिया हो वो सृजन में हो, ना कि विध्वंस में हो। अगर विध्वंस में है तो उसमें उसको विध्वंसात्मक प्रक्रिया का शब्द लेना चाहिए, ना कि सृजनात्मक का। जी जी जी, उसको सृजनात्मकता कहा जाए, लेकिन सृजनात्मकता उसको ऋणात्मक सृजनात्मकता अपने संदर्भ में सोच सकते हैं हायर एजुकेशन में कि उसको ऋणात्मक संदर्भ में लिया सकता कि सृजनात्मकता तो है, लेकिन जो बार बार शब्द यानी प्रयोग किया जा रहा है, या अपने जीवन में आप भी अनुभव कर सकती हैं कि लौकिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, यानी कि जो हमारे माता पिता के लिए कार्य अच्छा होगा उसी को तो प्रस्तुतिकरण करेंगे, और जब हम अच्छा प्रस्तुतिकरण करेंगे तो माता पिता, टीचर्स लोग कहेंगे कि अच्छा है। और अगर उसी कार्य को हम सृजनात्मकता है, देखिए सामाजिक जीवन में हम यानी कि उसी लहजे से एक शब्द है, किसी को कह दें वो एक बात कि हाँ ये बात ठीक, और अपना लहजा थोड़ा चेंज करके कहें। किसी और स्टूडेंट्स की कोई क्वेरी है तो उसमें यानी कि उसको नहीं कहा जाएगा। थैंक यू सर। जी जी, कोई और स्टूडेंट पूछना चाहता है दिलीप से तो वो पूछ सकता है अपना क्वेश्चन। दिलीप सर ने मैम बहुत अच्छे से पढ़ाया, बहुत अच्छे से डिफाइन किया, मैं इतना कहना चाह रहा हूँ। और सारे क्वेश्चन भी उन्होंने बहुत अच्छे से आंसर दिया। ओके राजेश, तो थैंक यू जी। दिलीप आपने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन किया, और आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो आपसे पूरी तरीके से सेटिस्फाई हैं, वो बहुत ही अच्छी बात है। तो
हमेशा अब आगे जब भी आप दूसरे पेपर्स में अपनी प्रेजेंटेशन करोगे तो इसी तरह से करते रहना, ठीक है? जी जी इसी के और साथ मैं हाँ जी हाँ जी मैं अपने क्लास और टीचर सहित अपने क्लास को यानी कि करबद्ध प्रणाम करता हूँ कि इस टॉपिक इस पेपर में यानी कि प्रेजेंटेशन पूर्ण हुई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का। अच्छा लग रहा मोस्ट है, वेलकम सर, मोस्ट मजा आ वेलकम सर। रहा है। जी सर। ओके, तो इसी के साथ आज का क्लास हम लोग यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम, थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। मैम। थैंक यू मैम।